एक समय की बात है। राजस्थान के रामदेवड़ा गांव में नाहर सिंह साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था छंगा। छंगा के एक पाँव में 6 उंगलियां थी। इसी से उसको सब छंगा कहने लगे। एक बार साहूकार की पत्नी अपनी मायके गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गद्दी पे चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती कर ही रहा था कि हाथ में मटकी लिए छंगा आया और बोला, मालिक, घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर वे बाजार से घी लेने गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त होते ही उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर आ गया। साहूकार ने छंगा को आते देखा तो पूछा, घी लेकर आया, इधर ला, जरा चख कर तो देखूं कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए उंगली हंडिया में डाली। ये क्या, ऊपर ऊपर घी था, नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा ठोका, किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, मेरे पैसे लुटा आया है। क्रोध में साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तड़ातड़ 5-10 छंगा को जमा दी। छंगा कर्राह उठा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजरी में तेल लगाकर रख देना। जी मालिक। सायंकाल साहूकार ने अंगरखा पहना और तैयार होकर छंगा को पुकारा, अरे ओ छंगा, मेरी मोजरी लेकर आ तो। छंगा तुरंत तेल का कनस्तर लेकर उपस्थित हो गया। साहूकार चिल्लाया, ये क्यों लाया है? छंगा ने कहा, ये रही आपकी मोजरी, कहाँ है? छंगा का जवाब था, यहाँ तेल के इस कनस्तर में है। अब तो साहूकार को अपने पर नियंत्रण नहीं रहा और उसने लात घूंसों से छंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार तो मार पीट कर वहाँ से चला गया। छंगा बहुत देर तक रोता करराहता रहा और बड़बड़ाता रहा, एक दिन देख लूंगा। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लेने के लिए अपने ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना है। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना। रास्ते के लिए कचौड़ी रख लेना। ऊंट को खरेरा कर देना। यहाँ से सवेरे सवेरे निकल लेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठी, सुनहरा अंगरखा, चरमर नई मोजरी पहन साहूकार सज धज कर ऊंट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियां तो खूब चमक रही हैं। हाँ, शुद्ध सोने की बनी हैं। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत कीमती होती हैं। साहूकार ने गर्वपूर्वक कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आया था। साहूकार ऊंट पर सवार आगे था। पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठती थी। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीजें कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी में भर भर कर खाने व मिठाई के थैलों में डाल ली। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊंट रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर मुंह हाथ धोए और छंगा से खाना निकालने को कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरी हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत।
ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर छंगा की मरम्मत कर दी। छंगा कहता रहा, मालिक, मैंने क्या किया है, क्यों मारते हो? उसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, पर मन में उसने साहूकार से बदला लेने की बात ठान ली। अब तो इसे देख ही लूंगा, वह बोला। सांझ हो चली थी, धुंधलका फैलने लगा था। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देख छंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण व कपड़े पहने। तैयार होकर उसने वहीं से कुछ मिठाई खरीदी। वह ऊंट पर सवार होकर साहूकार के ससुराल जा पहुंचा। वहां जाकर कहा, मैं तुम्हारे जवाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जवाई पागल हो गया है और बिना बताए घर से निकल गया है। मैं उसे ढूंढने निकला था। 2 कोस दूर एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा, जवाई सा खाली जंगिया पहने लेटे थे। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देख साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाहता था, मुंह से कुछ निकल रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा। उसके आभूषण, कपड़े वहां नहीं थे। छंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट गाड़ी में बिठाया और अपनी हवेली ले गए। वहां पर दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वे चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया गया। तभी कपड़ों में सजा धजा छंगा उसके सामने आया। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को? ये तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया और बोला, सब लोग इनको जरा ठीक से खिलाइए। 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई चूरमा खिलाने की कोशिश करे। साहूकार सबके हाथ झटक कर खड़ा हो गया और क्रोध पूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वे एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिवजी की पूजा कर रही थी। वे भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वे नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे। इस अचानक हमले से पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच नारियल साहूकार के सिर पर दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, पर साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतनी देर में पीछे पीछे साहूकार के ससुराल से भी लोग आ गए। जवाई के सिर से खून बहता देख सब उसे अस्पताल ले गए। छंगा भी ये सब तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर उसके सिर से खून बहता देख वह दुखी हो गया। सब लोगों के पीछे वह भी अस्पताल पहुंच गया। उसने वहां जाकर सबको सच बात बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी सी गलती पर
मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन में कसम खाई थी कि एक दिन देख लूंगा। बस मैंने अपना बदला ले लिया। चंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, चंगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा। उसकी बात पर सब लोग हंसने लगे और साहूकार ने कभी ना मारने की कसम खाई। ससुराल वालों ने अपने जवाई और बेटी को कपड़े, आभूषण व मिठाई भेंट में देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में चंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का डर नहीं था। धन्यवाद। पश्चिमी घाट के नीचे एक घाटी में सोमनाथपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ का राजा सोमदेव साहसी स्वभाव का था। उसने पड़ोसी राज्यों में भ्रमण करके उन सब के साथ मैत्री संधि कर ली। उनके मंत्री बिना किसी बाधा के शासन चला रहे थे। राजा को उनकी योग्यता पर पूरा विश्वास था। राजकुमार सोमराज राजा का इकलौता पुत्र था। बड़ा होकर वह एक सुंदर नौजवान बन गया। कालक्रम में उसे भी साहसिक कारनामों का शौक हो गया। अचानक उस पर देशाटन करने का भूत सवार हो गया। वे अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं अपने देश का भ्रमण करना चाहता हूँ। मैं अकेला जाऊंगा और सुरक्षित लौट आऊंगा। राजा सोमदेव ने झिझक के साथ कहा, पुत्र, अकेले क्यों जाना चाहते हो? कुछ अंगरक्षकों को साथ में ले जाओ। या क्या तुम्हारे कुछ मित्र साथ में जाना नहीं चाहेंगे? नहीं पिताजी, मेरी इच्छा अकेले ही जाने की है। मैं अपना ख्याल अच्छी तरह रखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है बेटा, पहले अपनी माँ से अनुमति ले आओ और फिर मेरे पास आओ। तब राजकुमार सोमराज अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं देशाटन के लिए जाना चाहता हूँ। माँ बोली, यद्यपि तुम्हारे अकेले जाने पर मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी यदि तुम वचन दो कि तुम किसी कठिनाई में नहीं पड़ोगे और सही सलामत लौट आओगे, तब जा सकते हो। राजकुमार ने माँ के चरण स्पर्श किए और पुनः पिता के पास गया। राजा ने पूछा, बेटा, तुम कब जाना चाहते हो? पिताजी, कल नए वर्ष का पहला दिन है और मैं कल ही जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। हमारे सैनिक हमारे राज्य की सीमा तक तुम्हें छोड़ आएंगे। अगले दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। महल के मुख्य द्वार तक कुछ सैनिक उसे छोड़ आए। सीमा पर पहुंचकर सैनिकों ने राजकुमार को विदाई दी और पीछे मुड़कर वापस महल लौट आए। अब राजकुमार सोमराज बिल्कुल अकेला रह गया। वे जल्दी में नहीं था, इसीलिए वे धीरे धीरे सभी दिशाओं में दृष्टि डालते हुए चारों ओर देखते हुए जाने लगा। कई दिन गुजर गए। प्रायः वे नदियों के किनारों पर रुक जाता और जल धाराओं की मधुर कलकल ध्वनि का आनंद लेता। फिर जल में डुबकी लगाकर तरोताजा महसूस करता। जब उसे फलों से लदे वृक्ष दिखाई पड़ते तो उनकी शाखाओं पर चढ़कर उन फलों का स्वाद लेता। अचानक एक दिन उसके मार्ग में एक चौड़ी नदी आ गई। उसने नदी की धारा को कुछ देर निहारा, फिर घोड़े के साथ उसे पार करने का निश्चय किया। थोड़ी देर में वह नदी के दूसरे किनारे पर था। उसके सामने एक घना जंगल दिखाई पड़ रहा था। वह धीरे धीरे लंबे पेड़ों और घनी झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ता गया। जब वे घने जंगल को पार कर एक खुले मैदान में पहुंचा, उसका घोड़ा अचानक रुक गया। कारण जानने के लिए राजकुमार ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तब उसे एक बहुत बड़ा भवन दिखाई पड़ा। वह भवन संगमरमर का बना एक महल के समान लग रहा था। सोमराज को उस महल में एक ऊंचा चौड़ा फाटक दिखाई पड़ा, लेकिन वहां पर कोई फाटक का रखवाला नहीं था। वहां एक घंटा लटक रहा था।
उसने घंटा बजाना शुरू किया, लेकिन महल से ये देखने कोई नहीं आया कि आगंतुक कौन है। राजकुमार ने महल के अंदर जाने का निश्चय किया। उसने एक निकट के संगमरमर के खंबे से घोड़े को बांध दिया और महल के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने बहुत सारे अंगरक्षकों, सेवकों तथा दरबारियों के समान दिखने वाले लोगों को देखा, लेकिन वे सब निष्प्राण और निश्चल थे। ऐसा लग रहा था मानो वे चलते हुए या कुछ काम करते हुए मूर्तियों में बदल गए हों। उसने सैनिकों, घोड़ों तथा हाथियों को भी देखा जो संगमरमर की मूर्तियों के समान लग रहे थे। राजकुमार सोमराज ने एक कमरे में प्रवेश किया। उसमें धनुष, बाण, तलवार, छुरे आदि हथियार रखे हुए थे। अगला कमरा बड़ा हॉल था, जिसके एक किनारे में 2 सिंहासन रखे थे। एक सिंहासन पर राजसी पोशाक में राजा बैठा था और दूसरे पर चमकते अलंकारों में सजी रानी बैठी थी। हॉल के दोनों ओर के कुछ आसनों पर राजा के मंत्री बैठे थे। वे सभी संगमरमर की मूर्तियों की भांति निश्चल थे। राजकुमार पास के कमरे में गया, जिसमें संगमरमर से बने हुए पलंग पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। पलंग के निकट एक दासी खड़ी थी, मानो राजकुमारी के आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। पलंग के निकट एक मेज पर 2 छड़ियां रखी थी, जिनमें एक चांदी की तथा दूसरी सोने की थी। सोमराज ने सोने की छड़ी से राजकुमारी के हाथ को स्पर्श किया और देखते ही देखते चमत्कार हो गया। राजकुमारी अपने पलंग से उठी और आश्चर्यचकित आंखों से राजकुमार को निहारने लगी और मीठी सी आवाज में बोली, आप कौन हैं? मैं सोमनाथपुर का राजकुमार सोमराज हूँ। मैं यहाँ हर एक व्यक्ति और हर चीज को संगमरमर में परिवर्तित देखकर भौचक रह गया। यदि मैंने आपके कमरे में बिना आज्ञा प्रवेश किया हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन यह बताइए कि संगमरमर का रहस्य क्या है? राजकुमारी बोली, यह एक लंबी कहानी है राजकुमार। मैं राजकुमारी रतन कुमारी हूँ। मेरे पिता रतनगिरी के राजा हैं। कुछ वर्ष पूर्व यह भूमि एक दानव की थी। जब मेरे पिता ने इस राज्य की स्थापना की और राजधानी रतनगिरी के केंद्र में इस महल का निर्माण किया, तब हमें दानव के बारे में कुछ मालूम ना था। लेकिन एक दिन वह लौट आया और महल पर आक्रमण करने लगा। हमारी काफी सेना मारी गई। अंत में मेरे पिता ने उससे बात करके समझाया कि कैसे उन्होंने पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे रतनगिरी की घाटी में राज्य स्थापित करने से पूर्व इस महल का निर्माण किया। राजकुमार सोमराज ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, दानव की क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, दानव ने वादा किया कि रतनगिरी की प्रजा को वह परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी। राजकुमार ने चिंतित होकर पूछा, क्या शर्त थी? राजकुमारी बोली, दानव की शर्त थी कि मैं उससे विवाह कर लूं, तब वह महल और प्रजा को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। राजकुमार सोमराज बोला, अभी दानव कहाँ है? मैं उसका वध कर दूंगा ताकि वह तुम्हें कभी परेशान ना करे। आज तक कोई मेरी तलवार या बाण से बच नहीं पाया। राजकुमारी बोली, हम लोगों को नहीं मालूम वे कहाँ है, लेकिन मेरे पिता के उसकी शर्त मानने से इनकार करने पर वह, जो जादूगर भी था, अपनी चांदी की जादुई छड़ी से अपने सामने आने वाली सभी सजीव और निर्जीव चीजों को छूने लगा। वह इस काम को इतनी तेज गति से करने लगा कि मेरे पिता, उनके अंगरक्षक और सैनिक उसे रोक ना पाए। उसने जाते जाते ये शाप दिया कि हर व्यक्ति निष्प्राण हो जाएगा और उनमें तभी प्राण आएंगे जब एक राजकुमार आकर हर कमरे में रखे जल को उन पर छिड़केगा
और सोने की जादुई छड़ी से उन्हें स्पर्श करेगा। राजकुमार बोला, आओ राजकुमारी, चलते हैं। मैं हरि को पुनर्जीवित करने में मदद करता हूँ। राजकुमार ने पहले राजकुमारी के कमरे में रखे पानी के कटोरे को स्पर्श किया। राजकुमारी ने जल को दासी पर छिड़का और राजकुमार ने सोने की छड़ी से उसे छुआ। दासी पुनर्जीवित हो गई। रतन कुमारी और सोमराज ने दरबार में जाकर राजा, रानी तथा मंत्रियों को पुनर्जीवन दिया। उन्हें राजकुमार सोमराज के बारे में बताया तो वे फूले ना समाये। एक मंत्री ने कहा, राजकुमारी, तुम यहाँ माता पिता के पास ठहरो, मैं राजकुमार सोमराज के साथ जाकर बाकी सबको जगाता हूँ। शीघ्र ही महल हर तरह की ध्वनि और संगीत से जीवंत हो उठा। इस बीच राजा ने विचार विमर्श के लिए मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। पहले हमें यह निश्चय करना है कि दानव के फिर से आने पर हमें क्या करना चाहिए। राजा के बगल में बैठे राजकुमार सोमराज ने कहा, दानव जादू की दोनों छड़ियाँ यहाँ छोड़कर चला गया है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये छड़ियाँ फिर उसके हाथ ना लगे। मुझे ये लगता है कि वह इन छड़ियों के बिना कुछ न कर सकेगा और आपके सैनिक उसे पकड़ लेने में समर्थ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, राजकुमार सोमराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजकुमार में अलौकिक बुद्धि है और इसे हमेशा के लिए हम लोगों के पास ही रहना चाहिए। राजा मुस्कुराया, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यदि राजकुमार सोमराज को हमारी राजकुमारी से विवाह करना स्वीकार हो तो वह हमेशा के लिए हमारे साथ रह सकेगा। वह हमारे सिंहासन का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा। राजकुमार सोमराज एक बार फिर उठा और बोला, महाराज, मैं अपने राज्य से बाहर अपने लिए एक दुल्हन पाने का सपना लेकर निकला था और मैं समझता हूँ कि मैंने उसे यहाँ पा लिया है। आपकी तथा यहाँ उपस्थित सभी लोगों के आज्ञा से मैं अपने राज्य में वापस जाऊंगा और अपने माता पिता की स्वीकृति लेकर आऊंगा। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर राजकुमार सोमराज का अभिवादन किया। राजा बोले, राजकुमार, मेरे मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हारे पिता को वह सब बताएंगे जो यहाँ घटित हुआ है तथा हम लोगों की इच्छा क्या है। राजा सोमदेव और उसकी रानी अपने बेटे का राजकुमारी रतन कुमारी से विवाह का समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुए। वे बड़ी संख्या में संबंधियों के साथ रतनपुरी के लिए चल पड़े। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बहुत सालों तक रतनगिरी में किसी ने दानव को फिर नहीं देखा। धन्यवाद।